जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है। तन रहे न रहे मैं रहूंगा। न सुख है न दुख है, न दीन है न दुनिया। चलें एक नज़र धरती पे जाके देखते हैं आजकल हो क्या रहा है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम पे। आप भी सोच रहे होंगे कि हम अपना स्टूडियो छोड़कर आज कुदरत में क्यों आए हैं। वो क्यों आए हैं? बिकॉज़ हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको फूल, पहाड़, कुदरत बहुत पसंद थी। और मैं बात कर रही हूँ फॉरएवर यंग मल्टी टैलेंटेड मिस्टर देवानंद। गाता रहे मेरा दिल। उनके 100वें बर्थ एनिवर्सरी पर हम एक विशेष प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और ये रहा उनकी पहली कड़ी। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज। देवानंद जी बहुत बड़े एक्टर तो थे ही थे, साथ में बहुत बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, मोर ओवर वो तब के इन्फ्लुएंसर थे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। देवानंद जी ने जहां गाइड में वुमेन लिबरेशन की बात की थी, ज्वेल थीफ में एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया था जो आज भी बरकरार है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। जो उनकी बहुत बड़ी पॉपुलर मूवी आई थी जॉनी मेरा नाम। बोल क्या नाम है तेरा? जॉनी मेरा नाम है। उस मूवी ने इतने पैसे कमाए, आज तक का रिकॉर्ड बन चुका है वो। ओ मेरी रानी समझ गया मैं। जिंदगी के हर पल को जिंदा दिली से जीने वाले थे देवानंद साहब जी। अगला एपिसोड हम जल्द ही लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि प्रसिद्ध गायक के हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है और वह मात्र 53 वर्ष के थे। आपको बता दें कि इससे पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक की वजह से कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे सेलिब्रिटीज इतनी कम उम्र में और इतने फिट, पता नहीं क्यों उनकी डेथ हो रही है। क्या करूं? ऐसा क्यों हो रहा है? चलो देखती हूँ मैं कौन मेरे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। तो सर जो हार्ट अटैक का है कि यंगस्टर्स में बहुत देखा गया कि हार्ट अटैक आते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो ये कि जो हमारे जेनेटिकली हिंदुस्तानियों में यंगर एज में हार्ट अटैक्स आते हैं। जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उनसे 10-15 ईयर्स पहले हमको टेंडेंसी होती है हार्ट अटैक्स आने की। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप डॉक्टर जी के ऑफिस से बात कर रहे हैं? मुझे एक्चुअली कल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी। कितने? 9 बजे? हाँ जी फिक्स कर लीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। सुमन, एक गिलास पानी देना। ये लो पानी। थैंक यू। और कैसा रहा आज का दिन? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कैसा रहा आज का दिन? बॉस मुझे ऑफिस से निकाल देगा। घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, क्या क्या करूँगा मैं, इतना स्ट्रेस हो रखा है।
कोई बात नहीं, आप अच्छे से काम किया करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में, आप बस टेंशन फ्री। मेरे पेन हो रही है, मुझे नोजी हो रहा है, घबराहट हो रही है। रुको रुको एक सेकंड, मैं आपको मुझे इनो दे दो, इनो। इसको पी लो, इससे आप बेहतर महसूस करोगे। क्या? मुझे अभी भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, मुझे लेटा दो, बेड लेटा दो। जब बोलती थी ना कि स्मोकिंग मत किया करो, तब आप मानते नहीं हो, आप बोलते हो कि जलन होती है, बात तो सुनी नहीं है। मेरा तो बस पाला पड़ गया आपसे, बस मैं क्या करूँ। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को अभी भी जलन हो रही है, मैं डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। रुको, मैं मासी को कॉल करती हूँ। हेलो मासी, इनको पता नहीं क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। पता नहीं बार बार बोल रहे हैं घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जब मैं बोलती हूँ तो मेरी बात सुनते नहीं है। मैंने इनको इतना बोला कि स्मोकिंग मत किया करो, पर सुनते ही नहीं है ये। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, आप ही बताओ ना मुझे। क्या इससे फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, हींग की गोली ठीक तो रहेगी ना इनके लिए? हींग की गोली छोड़ो, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को। हेलो डॉक्टर, पता नहीं इनको क्या हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। कह रहे हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या हो गया, मैं तो बहुत परेशान हूँ डॉक्टर, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ डॉक्टर, मेरा पता नहीं क्या होगा इनका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर। आपको तो हमारा एड्रेस पता ही है, तो आप आ जाइए एम्बुलेंस लेके डॉक्टर, प्लीज़ डॉक्टर जल्दी आना। ठीक है, हम इमीडिएटली आ रहे हैं एम्बुलेंस लेके। डॉक्टर सुशील, एक नोन केस बीमार हो गया है, तो इमरजेंसी का केस है, आप इमरजेंसी के तैयार करो, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पकड़ो और हमें निकलना होगा अभी। ठीक है, इमरजेंसी में मुझे पकड़ा दो। रुको, डॉक्टर आ रहे हैं अभी, आप बस लेटे रहो चुपचाप। मेरी बात तो सुननी नहीं है कभी भी। जब मैं बोलती हूँ स्मोकिंग नहीं करनी, तब सुना आपने मेरी बात? अगर सुनी होती ना तो ये हाल नहीं होते, पड़े रहो बिस्तर पर। हाँ, पता नहीं किस वजह से पाला पड़ गया है, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है। डॉक्टर जल्दी आइए, जल्दी। कहाँ पे है पेशेंट? आइए आइए। रोहित जी, क्या हुआ आपको? मैं ठीक फील नहीं कर रहा। डॉक्टर सुशील, ये बीपी लगाओ जल्दी से, मैं ऑक्सीमीटर चेक करती हूँ। पल्स बहुत फीबल है, ऑक्सीजन भी कम है। बीपी कितना है? बीपी इनका सिस्टोलिक 70 है। रोहित जी, क्या हुआ? लगता है पेशेंट क्रैश हो रहा है, इनको सीधा लिटाना पड़ेगा, हेड एंड फ्लैट करना पड़ेगा। डॉक्टर सुशील, जल्दी से आईवी ड्रिप सेट स्टार्ट करो और ऑक्सीजन स्टार्ट करो। पहले ऑक्सीजन स्टार्ट करो, मैं सीपीआर स्टार्ट करती हूँ। रोहित जी, ठीक है आप? थोड़ा थोड़ा ठीक हो, अभी पूरा नहीं ठीक हो। इनको जल्दी से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आप व्हील चेयर बुलाओ। एम्बुलेंस में जल्दी व्हीलचेयर लेकर आइए। डॉक्टर थोड़ा वेट नहीं कर सकते? क्या पता ये ठीक हो जाए। नहीं, इनको एमआई हुआ है, एक मिनट इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, अभी लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर 1 घंटे से लेट हो गए तो इनकी आर्टरी नहीं खुली तो बहुत जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, इनको उठाना पड़ेगा। आप इनको पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करो, मैं सर को कॉल करके आती हूँ।
हेलो सर, हमारे पास एक यंग पेशेंट है एमआई का। वो क्रैश हो गया था तो हमने सीपीआर दे दिया है। अब हम एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। पेशेंट को रिससिटेट करो और हाइनोट्रोप लगा के और फटाफट इमरजेंसी में शिफ्ट करो और कैथ लैब को साउंड कर दो। वो उसका एकदम से करना पड़ेगा ना एंजियोग्राफी। ओके श्योर सर। ओके, थैंक यू, आई एम कमिंग। हेलो सर, जो यंग पेशेंट थे उनका एंजियो हो गया, 3 वेसल डिजीज़ आई है और जो वेसल्स है काफ़ी स्टेनोज्ड है एंड पेशेंट भी हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए इमीडिएट बाईपास सर्जरी ज़रूरी है। अभी मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ और जल्दी से उनको शिफ्ट कर दीजिए ताकि उनका सर्जरी कर देंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू सर। वो रोहित पेशेंट का अभी तक प्लेटलेट डोनर नहीं अरेंज हुआ है और उनका फाइनेंशियल क्लियरेंस भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, डोंट डिले, आप उनसे अंडरटेकिंग ले लीजिए और एक वॉलंटरी डोनर अरेंज कर लो और फटाफट उनको शिफ्ट करो विदाउट एनी डिले। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके डॉक्टर, इनको बचा लीजिए, देख लीजिए क्या हो गया। मेरी शादी को भी 2 साल हो गए हैं और 1 साल का मेरा बेटा है। पता नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, चिंता ना करो, आप जस्ट बी पेशेंट। अभी सर्जरी करने दो, सर्जरी करके हम आएंगे ना, ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जस्ट प्रे टू गॉड, हम अपनी तरफ से सर्जरी करके बेस्ट रिजल्ट देंगे। आप चिंता मत करो, जब सर्जरी हो जाएगी ना उसके बाद आप मेरे को मिलो, ठीक है? डोंट वरी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैं शिवानी बोल रही हूँ, डॉक्टर की कोऑर्डिनेटर। आज आपने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी उनके साथ। हाँ जी, मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी। सॉरी मैम, मुझे आपको ये बताना था कि रात को एक इमरजेंसी केस आ गया था, तो अभी तक सर की सर्जरी चल रही है। तो सर्जरी कब तक चलेगी? मैम अभी कुछ कह नहीं सकते कितने टाइम तक सर्जरी चलेगी, लेकिन जैसे ही फ्री होंगे सर तो आपको कॉल कर देंगे। ओके, थैंक यू। क्या हुआ डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा है? ठीक है, डोंट वरी, ठीक हो गया ऑपरेशन। उनका काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक आया था, हार्ट का मसल काफ़ी डैमेज था, लेकिन ऑपरेशन अच्छे से हो गया। बीटिंग हार्ट पे हमने सारा बाईपास कर दिया और अब रिकवर कर जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट 24-48 आवर्स थोड़े क्रूशियल होते हैं ना, और मैसिव एमआई के बाद काफ़ी उनको इंटेंसिव केयर देनी पड़ती है। कई बार अरिथमिया होने का रिस्क होता है, कई बार पेशेंट को लो आउटपुट में जाने का रिस्क होता है। तो अभी पूरे 2-3 दिन तक उनकी मॉनिटरिंग चलेगी, उसके बाद ग्रेजुअली डे बाय डे इम्प्रूव होते जाएंगे, ठीक है? और ऑपरेशन पार्ट ठीक हो गया, तीनों नालियां बाईपास करती है, ठीक है? हाँ, ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं तो बड़ी परेशान। नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। देखो, टेंशन करने से कुछ नहीं होता है, हमको एक्शन करना पड़ता है। अगर हम टाइमली एक्शन करेंगे तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर हम टाइम वेस्ट करते तो हार्ट का मसल डैमेज इतना ज़्यादा था कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन टाइमली सब कुछ हो गया। अब डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब भगवान को थैंक यू करो, हमने तो अपना काम करना होता है, वो तो हम अच्छे से कर देंगे, लेकिन बाकी तो भगवान नहीं करना है ना। आपकी बड़ी शुक्र। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी आज। तो सर अभी ना राउंड पे गए हुए हैं, आप आ जाइए, वेट कर लीजिए थोड़ी देर। ओके, थैंक यू। हेलो सर, आपसे मिलने सेलिब्रिटी मिस आलिया आई हुई हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप उनको बिठाओ, मैं राउंड करके आता हूँ अभी, बस 5 मिनट में। ओके सर। हेलो,
हाँ, तो आपने कुछ खाया क्या? कल रात से वहीं पे हो और कल सारा दिन भर भी ऑपरेट करते रहे हो, सुबह से गए हुए थे। कुछ खाया है? नहीं तो कुछ खा लीजिए ना और रेस्ट भी कर लेना थोड़ा सा। पूरी रात तो आप ऑपरेट करते रहे हो। हाँ, टेक केयर, है ना? अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आलिया जी, आप और यहाँ। एक्चुअली सर मैंने गूगल पे सर्च किया था, आपके यूट्यूब चैनल भी देखा और मेरे बहुत सारे कंसर्न्स थे, तो इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई, क्योंकि आप भी मेरे सारे कंसर्न्स का आंसर दे सकते हो। वी आर लकी टुडे। बैठिए आप बैठिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके जाता हूँ। जी मैम, आप इधर आ जाइए। थैंक यू सर, मैं आईसीयू में राउंड लगा के आती हूँ। हाँ जी। सर आजकल जैसे इतने यंग जो यूथ हैं उनमें हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ भी जो है वो एक के बाद उनकी डेथ सुनने को मिल रही है, तो इस बात से मैं बहुत टेंशन में हूँ। यंगस्टर्स में जो प्रॉब्लम आ रही है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो फिल्म स्टार्स की सडनली डेथ हुई है वो तो कुछ एक इंसिडेंस है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी, इससे बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में ये प्रॉब्लम जो है हमको फेस करनी पड़ती है कि हमारे पास यंग लोग आते हैं अपने बाईपास कराने के लिए। कई बार यंग लोग कार्डियक अरेस्ट के साथ आते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। उसके कारणों को हमको समझना पड़ेगा। उसका जो मेन कारण ये है कि कुछ तो जेनेटिकली हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उनको यंग एज में हार्ट अटैक होने का और हार्ट अटैक डेथ होने का जेनेटिकली वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। और उसमें जो है एवरेज जो हमारे यंग लोग हैं उनको बहुत 10-15 साल पहले हार्ट अटैक आते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमारे को करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आजकल बहुत सारे यंगस्टर जो है ना वो यंग एज में इस बीमारी से अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है। हमारी डाइट में फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल जो हैं उसकी 5-6 सर्विंग्स डेली होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस बात का ध्यान नहीं रखते। हमारी डाइट में जो है कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पिज़्ज़ाज़ और ये जो फ्राइड फूड है ये नहीं होना चाहिए ज़्यादा। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे 2 तरह के यंगस्टर्स हैं। कुछ तो हैं जो बहुत एक्सेस में फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो सारा टाइम जिमिंग करते रहते हैं, मसल्स बनाते रहते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट लेते रहते हैं और वो बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन लेते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जिनका बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो घर में बैठते हैं या पढ़ते रहते हैं या चलते फिरते नहीं हैं, उनकी सिटिंग पीरियड ज़्यादा है, नाइट स्लीप पूरी नहीं होती है, पूरी रात वो या तो नेट पे चैटिंग करते रहते हैं या फिर पढ़ते रहते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यंग एज में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस जो है बहुत हार्मफुल हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है यंग एज में, और हार्ट अटैक भी हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को। इसके अलावा एडिक्शंस हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मोकिंग एक्सेस में करते हैं, जो अल्कोहल एक्सेस में लेते हैं और फिर कई ड्रग्स लेते हैं। बहुत सारे ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो हार्मफुल होती है। कई लोग जो है कोकेन लेते हैं, कोई मॉर्फिन लेते हैं और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो लोग लेते हैं और उसकी वजह से जो है सडन यंग एज में हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। अरे वाह, रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद, ये आपके हाथ में कैसे? एक्चुअली उनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी के स्पेशल एपिसोड के सेकंड पार्ट के लिए मैं कुछ ढूंढ रही थी उनकी लाइफ से रिलेटेड। अरे वाह, इस बुक में आप उनकी क्या स्टोरी ढूंढ रहे हो? मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ और उनके मैं ऐसी स्टोरी आपको बताऊंगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, आप देवानंद सर से मिले? देव साहब से मैं मिला था शिमला में बहुत साल पहले, जब वो लूट मार फिल्म की शूटिंग करने के लिए वहाँ आए थे। हम बहुत छोटे थे लेकिन हमको बहुत शौक था मूवीज़ का शूटिंग देखने का। तो वहाँ पे एक बहुत ऊंची पहाड़ी है जहाँ पे डिंगू माता का मंदिर है। तो हमको पता लगा कि वहाँ पे शूटिंग हो रही है, तो हम लोग वहाँ गए अपने फ्रेंड्स के साथ
और जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे तो आगे से हमको एक शख्स आते हुए नीचे दिखे और उनके उंगली पकड़ के एक बच्चा चल रहा था। और जैसे वो हमको क्रॉस किए तब हमको रियलाइज़ हुआ कि ये देवानंद हैं। तो हमने ये सोचा था कि बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं तो उनके आगे पीछे भीड़ होगी, लेकिन उनके साथ कोई नहीं था। वो आराम से अकेले एक साधारण व्यक्ति की तरह चल रहे थे। तो फिर जब हम उनको देख के रुके तो उन्होंने हमारी तरफ स्माइल किया, तो हमने उनको विश किया। फिर वो खुद ही बातें करने लग गए हमसे और उन्होंने बताया कि वो मूवी बना रहे हैं जिसका नाम लूट मार है और वो टेररिज्म पे बेस्ड है। कहाँ हैं हम लोग? तो उस समय टेररिज्म का लोगों को पता नहीं था कि टेररिज्म क्या होता है, तो हम लोग को भी पता नहीं था ज़्यादा। तो फिर लेकिन हम क्यूरियस थे कि क्या होगा उसमें। तो उन्होंने बताया कि मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है और उन्होंने बताया कि उनकी हर मूवी में नेचर का और पहाड़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल होता है। और उनके जो सॉन्ग्स हैं उसमें भी वो बहुत सुंदरता से पहाड़ों को और जो ग्रीनरी है, हमारे जो नदियां हैं, उनको अगर आप ध्यान से उनके सॉन्ग्स देखो तो जो कैमरा होता है उनको मूव करता रहता है और पूरा दिखाते हैं। हमेशा उनका कैमरा मोशन में रहता है और वो खुद भी ऐसे ही हैं। वो जब मोशन में हमेशा चलते रहते थे, शूटिंग करते समय भी वो एक ही सांस में पूरी पहाड़ी ऊपर चढ़ जाते थे। उसके बाद वो ऊपर से ऐसे पूरा मुआयना लेते थे शॉट का और उसके बाद एक ही सांस में वो नीचे पहुंच जाते थे। और उनके जो साथ वाले यंगस्टर हैं वो हाफ जाते थे, लेकिन वो एक ही सांस में पूरी। और इतनी हाइट पे उन्होंने शूटिंग किया है कई मूवीज़ में जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी लो रहता है, लेकिन उनको बहुत एंथुजियाज्म था। वो हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते थे और उनको कभी ये ध्यान नहीं रहता था कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। वो हमेशा एक मूवी बना के फिर नेक्स्ट मूवी पे काम में लग जाते थे। ये कभी नहीं सोचते थे कि इस मूवी का क्या हशर रहा। तो उनकी लाइफ से भी हमको बहुत सारे सबक लेने हैं। बचपन में मैंने उनकी एक फ़िल्म देखी थी तेरे मेरे सपने। उसमें मुझे और तो कुछ याद नहीं रहा, लेकिन उसमें देवानंद डॉक्टर थे और जो शुरू में एक उनका जो टाइटल आता था उसके बाद लिखा हुआ आता था स्क्रीन पे कि मेडिसिन इज़ द नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस। तो तभी से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। आई एम रियली इम्प्रेस्ड और मैं सच में जानना चाहती हूँ आपके बारे में भी और देवानंद सर के बारे में भी। बहुत ही सुंदर मूवी है, उन्होंने डॉक्टरों के ऊपर बनाई है और उसमें दिखाया है उन्होंने कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर है, वो गांव में जाके सर्व करना चाहता है और उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि अपना कैरियर तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो और तुम शहर में जाके प्रैक्टिस करो और बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। लेकिन उनको सबको बातों को इग्नोर करके वो गांव में जाके सर्व करता है। तो उसमें मेरे को भी बहुत शौक़ था कि जब मैं डॉक्टर बन रहा था कि मैं भी जाके गांव में सर्व करूं। और फिर मैं गया वहाँ पे, जब मैंने गांव में सर्व किया फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी मूवी में जो उन्होंने बातें बताई हैं वो एक्चुअल में हमारी लाइफ से ही रिलेटेड हैं। अगर MD MBBS से बड़ा डॉक्टर होता है तो डॉक्टर मित्तल तुमसे बड़े डॉक्टर हुए, फिर तुम कल से कुड़ क्यों रहे हो? मेरी पत्नी होकर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं तो समझती हूँ डॉक्टर मित्तल ठीक ही कहते हैं। अगर MBBS डॉक्टर ही सारे रोगों का इलाज कर सकता तो MD जैसी बड़ी बड़ी डिग्री लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती? अगर इतनी ही चलन हो रही है तो बन जाना तुम भी MD। बन जाओ ना तुम भी MD का मजाक है। तो फिर कुड़ो मत। बन जाना तुम भी MD। किताबें लेके बैठ जाऊंगा तो रहेगी। ये 4 पैसे कमा के लाता था वो भी गए। हमने बहुत सारे सीन ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी से लिए हुए हैं। जैसे कि हमारा ये देश हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तानी दिल, हमारा समाज, हमारी गिरावट, हमारी मजबूरियाँ। कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से शुरू करो। आज इंग्लैंड जैसे देश का भी हिंदुस्तानी डॉक्टरों के बगैर गुजारा नहीं। ऐसे ऐसे काबिल हिंदुस्तानी डॉक्टर हैं बाहर कि जिस देश में भी वो जाके बस गए वो देश किसी कीमत पर भी उन्हें छोड़ने को राजी नहीं। मगर हम एक अजब पागल कौम है। देश प्रेम, देश सेवा, देशभक्ति, न जाने ऐसे कितने फितूर रह के हमारे दिलों में उठते रहते हैं और एक दिन आता है कि हम बह जाते हैं उनकी लहर में और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आते हैं वापस अपने देश का कल्याण करने के लिए। और यहाँ आके हमें क्या मिलता है?
बड़े शहरों में एक नए डॉक्टर को अपने पैरों पे खड़े नहीं होने दिया जाता। उसे अस्पताल चाहिए, डिस्पेंसरी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर चाहिए, एक्सरे मशीनें चाहिए, 100 तरह के औजार चाहिए, और सबसे बढ़ के उसे चाहिए अपने साथियों की हमदर्दी, उनका सहारा। मगर ये सब मांगने से नहीं मिलता आनंद। हाँ, मिल जाती है किसी छोटे मोटे शहर के छोटे मोटे अस्पताल में कोई छोटी मोटी नौकरी, मगर इसके लिए काबिलियत नहीं चाहिए, MRCOG की डिग्री नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए सिफारिश। आदमी दौड़ भाग करता है, फाके भी कर लेता है, महीना, 2 महीने, 6 महीने, यहां तक कि उसके चाहने वाले भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। फिर एक दिन तंग आकर या तो वो वापस भाग जाता है या ऐसी किसी जगह में छुपकर अपने आंसू पीता रहता है। हालात इतने खराब हैं, मैं मानता हूं जगन, लेकिन अगर हम तुम ही हार मान गए तो इन्हें सुधारेगा कौन? तुम सुधारो हालात को भी, हम जैसों को भी। उसमें जैसे उन्होंने दिखाया था कि वो वहाँ पे मज़दूरों का लीडर होता है, वो कैसे उनको हरासमेंट करता है। और एक बार मेरे साथ भी ऐसा एपिसोड हुआ था, मैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर था, तो मेरे पास एक स्टूडेंट यूनियन के लीडर आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो बना दीजिए मेडिकल। तो मैंने उनका देखा कि उनका आई साइट वीक था, तो मैंने उनको कहा कि आपको नज़र टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर आपको चश्मे का नंबर मिलेगा, फिर आप बना सकते हो। लेकिन वो बहुत भड़क गए कि आप जानते हो मैं कौन हूँ, और फिर उन्होंने बहुत सारे अपने और भी फ्रेंड्स और अपने यूनियन के लोग इकट्ठे कर लिए, और वो एक तरह से मुझे धमकाने की कोशिश करने लगे। लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने उनको कहा कि नहीं, आपको जो है करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल रहे हो और दूसरों की लाइफ को भी रिस्क में डाल रहे हो। तो उसके बाद फिर उन्होंने कंप्लेंट लिख दिया मेरा, और मेरी ट्रांसफ़र के लिए MLA को रिकमेंड कर दिया कि इनकी ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद अचानक रात को जब मेरी दरवाजे की बेल बजी, मैंने जाके खोल के देखा तो बहुत सारे लोग वहाँ थे। उन्होंने कहा कि पेशेंट है नीचे हॉस्पिटल में। तो मैं जब गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपने, तो वहाँ पे देखा कि वही पेशेंट थे वहाँ पे, और उनको एग्ज़ामिन किया, उनके एक पेट में अल्सर फट गया था। तो एकदम मैंने वहाँ पे उनको बताया कि ये आपके पेट में अल्सर फट चुका है और इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा नहीं थी। फिर हमने उनको वहाँ पे रात को जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन करवाया। वहाँ से 26 किलोमीटर्स पे उनका हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सर्जरी होना था। तो फिर सर्जरी के बाद जब वो स्वस्थ हो गए, उनकी जान बच गई, फिर वो मेरे पास आए। फिर मेरे को बहुत शर्मिंदा हुए कि देखो डॉक्टर साहब, आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी जान बचाई, और मैंने आपके साथ कितना बुरा किया। तो हम लोग को ये नहीं देखना पड़ता कि हम किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे पास अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, तो हम किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हमारे को सबका इलाज बराबर करना है। तो ये चीज़ जो है उनकी मूवी से हमने भी इंस्पिरेशन ली। जो फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको बहुत सारे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, और उनको बहुत ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख देख के बहुत सारे लोग एक अच्छी राह पे भी चल सकते हैं और गुमराह भी हो सकते हैं। चलिए मैं आपको आज सेंटर में लेके जाता हूँ। हाँ जी, कैसे आए आप यहाँ पे? मैम, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है। लाइफ को सबसे सिंपल रखना है। सिंपल माने कि अपना एक लाइफस्टाइल बनाना है जिसमें एक्सरसाइज हो रही है, सोने उठने का टाइम एक नियमित, मतलब एक रूटीन शेड्यूल हो सोने उठने का। इंटरनेट है वो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना। आजकल की जनरेशन इंटरनेट का इतना यूज़ भी हो रहा है पर मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है कि हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम इंटरनेट में कितना है। इंटरनेट में रह के भी एक स्ट्रेस हमारा कम नहीं होता। हमारी परसेप्शन है कि वो कम होगा, पर वो बढ़ जाता है। तो डिजिटल डिटॉक्स एक नई टेक्निक है जिसमें हम लिमिटेड टाइम बोलते हैं इंटरनेट का, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना स्क्रीन टाइम। हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, ये आपको बताएंगे, ये बाहर से आए हैं नीदरलैंड से।
पे वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट द नेदरलैंड्स इज़ कि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट लाइफ में वी यूज़ टू हैव क्लासेस लाइक 3 or 4 days a week and rest of the time was devoted to self study। तो इससे like it really helped me to give time to myself as well, because I used to like in my free time I got a lot of time to practice yoga, meditation and also spend time with my friends। आपने दोनों हाथों पर वज़न नहीं देना, ठीक है। कमर सीधी रखो अपनी और अंगूठे आपके ऊपर होने चाहिए, ठीक है। एल्बो स्ट्रेट और ऊपर की तरफ हाथ उठाने हैं, ठीक है। और फिर वापस लेकर आने हैं, ठीक है। ऐसे आइए। यहाँ सब लोग योगा कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी हैं और 93 साल के बुजुर्ग भी हैं। Interlock your fingers, extend your arms, inhale and stay here for 10 seconds. Breath is normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Exhale. आपका बहुत अच्छा एफर्ट है सर, क्योंकि मैंने देखा आपके यहाँ पे तो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इतने सारे आप अच्छे अच्छे सेशंस करवाते हो जिससे कि हर उम्र का इंसान जो है वो हेल्दी रहेगा। आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो रोहित? फाइन मैम। ठीक है, अब बेटर फील कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, अब धीरे धीरे तुमने ना अपनी एक्टिविटी शुरू करनी है। डॉक्टर सुशील, आपने इनको मोबिलाइज कर दिया? नहीं सर, अभी नहीं, अभी ये इतने मोटिवेटेड नहीं है। मैंने ट्राई किया था इनको वॉक स्टार्ट करवाने के लिए, बट अभी नहीं है। सिर्फ इनकी अपर लिम्ब एक्सरसाइज, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ही करवाई है। चलो आज करते हैं वॉक शुरू, ठीक है। उठ जाओ, मोटिवेट हो जाओ। अब कोशिश करेंगे ना, शुरू में आप कोशिश करोगे तो ही स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। वीकनेस लगती है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप हिम्मत करोगे ना वैसे वैसे आप बेटर फील करोगे। चलो। चलता
हाय यार, कैसे हो आप? अरे मैं बढ़िया, तुम बताओ तुम कैसे हो? बिल्कुल मस्त। और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है प्रोग्राम की आपके? बहुत बढ़िया, क्या बताऊँ यार, मुझे तो एक ऐसे शख्स मिल गए थे जिन्होंने देवानंद जी के बारे में मेरे को इतना कुछ बताया, क्या बताऊँ, मज़ा ही आ गया सुन के। अच्छा, तुम्हें पता है कि मैं वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर भी कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ? और यस, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको लेके। ये पिक्चर तो बहुत सुंदर है, किसने दी है? इस पिक्चर के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो मैं ज़रूर तुम्हें शेयर करूँगी। बट तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कुछ गेस कर पा रही हो इस पे? इसमें तो बहुत कुछ पता चल रहा है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या हुआ था, जो पेशेंट था उसकी सर्जरी थी, बाईपास सर्जरी, और उन्होंने जब पेशेंट की सर्जरी करी तो वो इतना इमोशनल मोमेंट था। और पेशेंट की जो डॉटर थी उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि हाउ डॉक्टर्स आर एंजल्स फॉर पीपल एंड हाउ दे सेव देयर लाइव्स, एंड उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी हैं कि किस तरह डॉक्टर हार्ट को सेव करते हैं। जब इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम आती है उसी तरह ECG भी इसी तरह फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे। वो एक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और उस स्थिति के अंदर डॉक्टर्स होते हैं जो कि एक एंजल का रूप लेकर आते हैं और हमारी ज़िंदगी बचाते हैं। और अब तुम मुझे एक बात बताओ, इस पिक्चर के अंदर तुम कुछ ऐसी चीज़ देख पा रही हो जिससे तुम्हें आइडिया हो कि वो इंसान है कौन? लेट मी गेस। या आई थिंक डॉक्टर दीपक। वो तुम्हें कैसे पता चला? बिकॉज दिस इज अ सिंबल। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही इज नन अदर देन डॉक्टर दीपक। एंड क्यों ना हम आपका कॉन्सेप्ट और मेरा कंबाइन कर कुछ धमाका करें। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ देवानंद साहब जी के 100 बर्थ एनिवर्सरी के सेकंड एपिसोड पे। तो आइए, आप देख ही रहे होंगे कि मेरे साथ है सैम जी, जो कि वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ, ये सस्पेंस मैं आपके सामने खोलूंगी। बट आपको एक बात बताऊँ, जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं वो कौन है? वो एक ही है इनके जो प्रोग्राम पे जो आना था और जो मेरे प्रोग्राम आ रहे हैं। ही इज द सेम पर्सन, डॉक्टर दीपक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, मुझे भी बहुत खुशी है आप दोनों के साथ मिलके। डॉक्टर दीपक जी, आप हमें बता सकते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाते हैं? वर्ल्ड हार्ट डे हर साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 17.9 मिलियन डेथ्स जो होती हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं, जो कि 1/3 हैं जो पूरी डेथ्स होती है पूरी दुनिया में, उसमें से 1/3 जो होती है वो हार्ट की वजह से होती हैं। और हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया वालों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और उसको स्प्रेड करने के लिए कि जो हार्ट की बीमारियां हैं वो क्यों होती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। बिकॉज यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 80% ऑफ द हार्ट डिजीज़ दे आर प्रिवेंटेबल। तो अगर हम छोटे छोटे से स्टेप्स अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, उससे हम हार्ट डिजीज़ डेथ से बच सकते हैं। आप हमें कुछ ऐसी टिप्स एडवाइजेस दे सकते हैं जो कि हमारे आज के यूथ को और ओल्ड जनरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो? जो चेंजेस हमने लानी है वो बहुत सिंपल हैं। स्पेशली जो आजकल हम देख रहे हैं कि यंगस्टर जो हैं उनकी डेथ हो रही है हार्ट डिजीज़ से, जो कि अपरेंटली बिल्कुल हेल्दी लगते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने हार्ट के एफिशिएंसी को बिना चेक किए हम इरेशनल या तो एक्सरसाइज ओवरडू कर रहे हैं या फिर हम बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं। तो मैं अपने सब दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि एक तो हमको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, एक्टिव भी नहीं करनी और पैसिव भी नहीं, कि अगर आपके आसपास में कोई कर रहा है
आप उसको इनहेल कर रहे हो तो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, उससे आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने अवॉइड करनी है वो है हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना, हमने एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, जिससे कि हर रोज़ हम एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करें, कोई स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, कोई गेम्स खेलें। डाइट में हमको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 5 to 6 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे हमको कंज्यूम करनी है। अपने ऑयल की कंजम्पशन बिल्कुल कम रखनी है और शुगर की कंजम्पशन बिल्कुल कम रखनी है। इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके अलावा अल्कोहल का अब्यूज़ नहीं करना और एडिक्शन से दूर रहना है। थैंक यू डॉक्टर दीपक जी, आपने बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट एडवाइस दी है। आई एम श्योर आज की जनरेशन और ओल्ड जनरेशन आपकी बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज़ माइन। सर, आपने मुझे तो देवानंद साहब जी के बारे में तो बहुत कुछ बताया, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देवानंद जी की लाइफ से हमने बहुत इंस्पिरेशन ली है। एक तो उनका जो लाइफस्टाइल था वो इतना हेल्दी था, वो ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मूवीज़ में तो उनके सीन दिखाए हैं कि कभी वो स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो कभी स्मोक या ड्रिंक नहीं करते थे। और फिज़िकल एक्टिविटी तो पूछो मत, इतनी फास्ट वो वॉक करते थे और इतनी ज़बरदस्त फिज़िकल एक्टिविटी करते थे। और उनका जो कंसेप्ट था कि मैं एंड तक काम करता रहूं, तो वो उन्होंने 89 साल तक जितनी भी ज़िंदगी जी है वो लास्ट तक काम कर रहे थे, और जो कि बहुत ही एक हेल्दी कंसेप्ट है, जो मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी ज़िंदगी का एंड हम खुद ही इनवाइट करते हैं। जब हम पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, जब हम कुछ एक्टिविटीज़ करना छोड़ देते हैं, तो ग्रेजुअली फिर ओल्ड एज स्टार्ट होती है। तो इसलिए हमको हमेशा एक्टिव रहेंगे तो हम कभी ओल्ड नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये थी कि उनको एवरग्रीन बोलते थे, एवरग्रीन सदाबहार बोलते थे, और उनको यूथ का एक फैशन का, स्टाइल का रोल मॉडल थे वो। ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। और वो सब इसलिए था क्योंकि वो हमेशा यंग समझते थे अपने को, उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि मैं ओल्ड हो रहा हूँ। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। और उनका कहना था कि वन नेवर ग्रोज ओल्ड, वन ग्रोज वाइजर, वन मैच्योर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि आप कभी ये मत समझिए जो हमारी एज है वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से तय नहीं होती है। वो इससे तय होती है कि हमारे हार्ट की हेल्थ कैसी है, हमारी फिज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ कैसी है। और सोशल हेल्थ के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छे अपनी मूवीज़ में रिलेशनशिप्स को हाईलाइट किया है। टूटी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कली। बाप और बेटे का रिलेशन है, खुशियाँ या गम। हमारे भाई बहन का रिलेशनशिप है। सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। बाप और बेटी का रिलेशन है। इन सब का इम्पोर्टेंस को उन्होंने लोगों को रियलाइज़ करवाया, और जिसको हम अगर फॉलो करेंगे तो आजकल जो हमारे इतना रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट आता है वो सब अवॉइड हो सकता है। हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे। वहाँ वो जीवन साथी है, यहाँ रोज नया सावरिया। और उसकी वजह से जो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है वो भी अवॉइडेबल है। वो भी ठीक तो ये भी ठीक है, अपना अपना नजरिया, झूमर पायल बिंदिया काजल। और एक और बात उन्होंने जो बहुत अपनी मूवीज़ में हाईलाइट की थी एडिक्शन के बारे में, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस। जो उनकी मूवी थी हरे रामा हरे कृष्णा, उसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि कैसे एक लड़की जो है घर से भाग जाती है, गलियों में घूमो, सड़कों पे झूमो, दुनिया की खूब करो सैर, हरे रामा हरे कृष्ण।
एडिक्शंस में पड़ जाती है। एक वो उनका सॉन्ग था कि देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो ये कंसेप्ट जो अगर हम इसको दिल से समझें तो हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और एडिक्शन से दूर रह सकते हैं। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो। एक उन्होंने मूवी बनाई थी बुलेट, उसमें भी उन्होंने दिखाया था कि एक अमीर बाप की बेटी है, वो एडिक्शन में कैसे पड़ जाती है। उसकी वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? दोस्तों, ये फ़िल्म हमने देवानंद जी को डेडिकेट की है उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे, और एट द सेम टाइम ये वर्ल्ड हार्ट डे पर भी डेडिकेटेड है। देवानंद जी हमारे बीच में 11 दिसंबर 2011 से नहीं रहे, लेकिन उनकी जो इंस्पिरेशन है और उनकी जो अच्छी बातें हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा रहेंगी। मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, मौत एक ख्याल है जैसे ज़िंदगी एक ख्याल है। और जो इस फिल्म की थीम है वो एक ऐसी थीम है जो यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जो कि अगर देवानंद जी हमारे बीच होते तो वो ज़रूर इस टॉपिक पे फिल्म बनाते, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, लेकिन हम डेली ये देख रहे हैं कि यंग लोग जो हैं हमारे पास आते हैं हार्ट डिजीज़ लेके। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। ये चीज़ अवॉइडेबल है, और अगर हम सब मिलके पूरी दुनिया तक ये संदेश पहुंचा सकें इस फिल्म के ज़रिए, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया।